नितेश कुमार, गुड इवनिंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मनीषा शर्मा, गुड इवनिंग। ज्योति, धारा, ललिता, सीमा कुशवाहा, ओके। अर्जुन शर्मा दोस्तों, धीरेन्द्र, सबको दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए दोस्तों आपकी जानदार और शानदार क्लास में। दोस्तों बात करेंगे अपन बहुत ही शानदार कला। ओके सर, कैसे हो? संदीप, बड़ा मैं ठीक हूँ। कैसे चले आप लोग पढ़ाई? बताओ चलो बताओ कैसे चले आप लोग क्लास, कैसी चल रही है दोस्तों आप लोगों की पढ़ाई? एक बार कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए कि कैसी आप लोगों की क्लास चली दोस्तों। सब लोग दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी को दोस्तों, धीरेन्द्र जी गुड इवनिंग, राजकुमार जी गुड इवनिंग, वटल मिश्रा गुड इवनिंग, संगीता, ओके, धीरेन्द्र, खुशबू, दोस्तों सबको दोस्तों वेरी वेरी। अच्छा देखो सुनिए, आपको पता दोस्तों आज सुबह आपका टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट का आधा सॉल्यूशन तो दोस्तों मैं 3 बजे करा चुका था, आपका 2 बजे करा चुका था। लेकिन दोस्तों 40 प्रश्नों से केवल 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन हुआ था सुबह। अभी बाकी के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ओके, एक मिनट हो जाए दोस्तों, सभी लोग एक बार जुड़ जाइए दोस्तों। ओके, बातें कोई नहीं करेगा, कमेंट कोई नहीं करेगा, चुपचाप पढ़ाई के अलावा कोई बातचीत नहीं करेगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। आज मेरा फर्स्ट डे है सर, बहुत अच्छा चले क्लास। ओके बिल्कुल हो मिनता वो देने से गलत उसको सही कर देना ना। उसमें अगर राजस्थान, हाँ राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। देखो बात करेंगे आगे की ओर। अपन ने कितने क्वेश्चन 10 कर लिए थे, बात अपन 20 कर लिए थे। 21 नंबर का प्रश्न है, 9 छात्रों के अंक आपको दे रखे। ओके, माध्य विचलन गुणांक आपको निकालना है। माध्य विचलन गुणांक आपको यहाँ पर निकालना है और 9 छात्रों के अंक आपको, यहाँ ये टॉपिक नेट में है क्या? बिल्कुल है बेटा, नेट में टॉपिक है अच्छे से दोस्तों, इसलिए कोई डाउट आपको माध्य विचलन गुणांक आपको यहाँ पे निकाल के दिखाना कि माध्य विचलन गुणांक कितना आएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो कि माध्य विचलन गुणांक के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों ने किया होगा और आपने ओके समझा होगा, इस चीज़ को जाना होगा। तो माध्य विचलन गुणांक को लेकर दोस्तों ये प्रश्न आपके सामने बन रहा है कि माध्य विचलन गुणांक कितना होगा। ये बात आपके सामने यहाँ पर आ जाती है, माध्य विचलन गुणांक कितना होगा ये सामने आ जाती है। देखो सबसे पहले तो दोस्तों आप जानते हो कि माध्य विचलन गुणांक निकालना है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तो माध्य विचलन की गणना हमेशा माध्यिका से की जाती है। ओके, माध्यिका से की जाती है। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को करते समय मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखूंगा। देखो मैं तो घबराना मत, कहीं घबरा दो। यहाँ पर 1 लिखूंगा, यहाँ पर 2 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 3 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा, यहाँ पर 5 लिखूंगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा और ये 9 होगा। ओके, यहाँ पर मैं इन संख्याओं की वैल्यू रखता हूँ, वैल्यू। ओके, वैल्यू अगर रखो तो इनको आरोही क्रम में लिखूंगा तो ये आपके सामने 21 आएगा। ओके, ये आपके सामने 21 आएगा, ये आपके सामने दोस्तों 32 आएगा। कितना आएगा? ये आपके सामने 32 आएगा, ये आपके सामने 38 आएगा। कितना आएगा? 38 आपके सामने आएगा। ये आपके सामने 41 आपके सामने आ जाएगा। ओके, ये आपके सामने 49 आ जाएगा। ओके, ये आपके सामने 54 आ जाएगा। कितना? 54 आ जाएगा। ये आपके सामने 59 आपके सामने आ जाएगा। ये 66 आ जाएगा और ये 68 आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। सर PDF नोट्स अपलोड कर रहा हूँ सब सब्जेक्ट की। बेटा PDF नोट्स जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे अपलोड करता जा रहा हूँ दोस्तों। इसमें जल्दबाजी किस बात की? मतलब जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है मैं वैसे वैसे PDF अपलोड कराता जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं क्लास नोट्स की PDF दूंगा दोस्तों। जो आपके बच्चे क्लास नोट वो लिख रहे होंगे तो तसल्ली रखा करो, जल्दबाजी मत क्या होती है। हथेली में सरसों नहीं उगती दोस्तों, और खासकर मेरे नहीं है। 30 नवंबर से पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा। 30 नवंबर को तुम्हारा पूरा सिलेबस रिवीजन सब करके दे दूंगा। फिर 1 से लेकर दोस्तों 15 दिसंबर तक आपके 15 टेस्ट लूँगा बस, जो मेगा टेस्ट होंगे। बस ये मेरा टारगेट है और मैं अपने टारगेट के अकॉर्डिंग बेस्ट करता हूँ। मेरे को किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूँगा मैं। ओके, तो आगे अब देखो, माध्यिका हमेशा बीच की वैल्यू होती है तो माध्यिका का मान 49 आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डेविएशन निकालोगे माध्यिका के आधार पर तो x माइनस एक्स m लिखाएंगे तो m है 49। 21 में से 49 बचते तो आपका 28 बचता है। ओके मित्रों, आगे 32 में से जाते तो आपके 17 बचते, 38 में से जाते तो आपके 9 बचते,
ये जाते तो आपके 8 बजते, ये जाते 0 बजते, ये जाते 5 बजते, ये जाते आपके 10 बजते हैं, ये जाते दोस्तों आपके 17 बजते हैं और ये आपके 18 होते हैं। इस प्रकार से इनका टोटल हम कर लेंगे। इनका टोटल करेंगे तो याद 28, 15 और 30 45, 45 54, 54 और 63 और 68, 68 के बाद आएगा दोस्तों आपका 68 के बाद आ जाएगा 78, 78 है दोस्तों 78 में अगर बात करेंगे अपन यहाँ पर 17 और 5 15 और 2 और 1 3 35, तो यह आएगा 3 10 और 1 11, ओके 11 111। तो ये 113 आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। आगे तो दोस्तों यहाँ आगे ओके मित्रों आगे तो यहाँ पर 113 आपके सामने आ जाएंगे। ओके 113 नंबर आ यार सवाई लाल जी बेटा पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखना और प्लीज कमेंट करना बंद करो। क्या आगे अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ पर निकालोगे क्या, अगर आप यहाँ दोस्तों यहाँ पर आप मीन डेविएशन निकालते हो, अगर मीन डेविएशन निकालते हो तो क्या जाएगा सिग्मा DM/n ऐसे करके निकालते हो। तो 113 में आप 9 का भाग दोगे भाई साहब। 113 में जब आप 9 का भाग देते हो मित्रों तो बताओ कितना आ जाता है, कमेंट करके जवाब दो कि अगर 113 के अंतर्गत दोस्तों अगर आप 9 का भाग देते हो तो 113 में दोस्तों जब आप 9 का डिवाइड करोगे, 113 में जब 9 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका कितना 12.56, ये आ जाएगा 12.56 आ जाएगा, ये 12.56 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की बात करोगे तो फॉर्मूला का मीन डेविएशन अपॉन मीन हो जाएगा। तो आप 12.56 के अंतर्गत जब आप मीन 49 का भाग दोगे मित्रों तो यहाँ पर 49 का जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.56256, इसका मतलब 0.26 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बताओ मित्रों ये समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, यस या नो। तो दोस्तों अब देखो आपका ही बच्चों को इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आता है। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा जाता है कि माध्य विचलन की गणना किस आधार पर की जाती है, जब प्रश्न में कुछ भी नहीं कहा जाता कि माध्य विचलन की गणना किस आधार पर की जाती है तो वहां पर माध्यिका के आधार पर, किसके आधार पर, माध्यिका के आधार पर माध्य विचलन की गणना की जाती है। क्योंकि माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके यानी सबसे बेस्ट माना जाता है, माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन सबसे बेस्ट माना जाता है, अर्थात माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ओके ये बात आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ओके मतलब यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके चलिए मित्रों हम बात करते हैं अगला, प्रमाप विचलन होता है। मित्रों आप जानते हो प्रमाप विचलन, प्रमाप विचलन जब भी आपके सामने आ जाता है तो आप कह सकते हो कि प्रमाप विचलन जो है मित्रों वो एक प्रकार का निरपेक्ष माप होता है। ये अपकिरण का कौन सा माप है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, निरपेक्ष माप होता है। प्रमाप विचलन की गणना समांतर माध्य के आधार पर की जाती है, समांतर माध्य के आधार पर। तो प्रमाप विचलन की गणना समांतर माध्य के आधार पर की जाती है। प्रमाप विचलन का प्रतिपादन कालप्रियेशन के द्वारा किया गया। प्रमाप आगे आगे ओके बताओ, प्रमाप विचलन का प्रतिपादन कालप्रियेशन के द्वारा किया गया, कालप्रियेशन के द्वारा। तो प्रमाप विचलन का प्रतिपादन कालप्रियेशन के द्वारा किया गया। ओके तो प्रमाप विचलन एक निरपेक्ष माप होता है। प्रमाप विचलन समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है। प्रमाप विचलन की बात आती है, इसका प्रतिपादन कालप्रियेशन के द्वारा किया गया। प्रमाप विचलन अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप होता है, अपकिरण का सर्वश्रेष्ठ माप होता है। ये अपकिरण का सबसे बेस्ट माप माना जाता है, इसको अपकिरण का सबसे बेस्ट माप कहते हैं। इसमें अपन कह सकते हैं ये अपन ये कहते हैं चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित होता है, चरम मूल्यों से अत्यधिक प्रभावित, क्योंकि जब समांतर माध्य के आधार पर इसकी गणना होती है तो चरम मूल्यों से अत्यधिक क्या होता है, प्रभावित होता है, अर्थात एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज़्यादा इसके ऊपर, एक्सट्रीम वैल्यू का सबसे ज़्यादा प्रभाव जब प्रमाप विचलन के ऊपर पड़ता है।
फिर मैं बात को प्रमाप विचलन जो होता है मित्रों, वो अपन ये कह सकते हैं, प्रमाप विचलन की बात करें श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित, ये श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, श्रेणी के सभी मूल्यों पर क्या होता है, आधारित होता है, अर्थात इसमें श्रेणी के किसी भी मूल्य को नहीं छोड़ा जाता। फिर मैं ये भी कह सकता हूँ प्रमाप विचलन की बात करें अपन, तो प्रमाप विचलन को लेकर एक बात आपके सामने ये भी आ जाती है। तो देखो एक तो हो गया निरपेक्ष, अच्छा बीजीय विवेचन संभव, ओके, बीजीय विवेचन जो है वो संभव होता है, बीजीय विवेचन संभव, इसमें बीजीय विवेचन संभव होता है, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रमाप विचलन जो होता है प्रमाप विचलन का मान होता है इस प्रकार से, प्रमाप विचलन जो होता है वो श्रेणी का समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए पद विचलनों के औसत का वर्ग होता है। अगर इसकी शुद्ध हिंदी बात करें ना कि प्रमाप विचलन क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी शुद्ध हिंदी होती है कि समांतर माध्य के आधार पर, यानी समांतर माध्य के आधार पर, समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए, समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों की बात करें, ज्ञात किए गए विचलनों को, ओके। तो अगर आगे ओके बताओगे, समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का औसत का रूट है, यानी औसत का स्क्वायर है दोस्तों, औसत का क्या है मित्रों, आपका रूट है दोस्तों, औसत का क्या है, रूट है, ओके। तो समांतर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए पद विचलनों के वर्गों के औसत का जो रूट होता है वही प्रमाप विचलन कहलाता है, जिसका प्रतिपादन काल्पनिक के द्वारा किया गया था, ओके। अगला प्रश्न, प्रमाप विचलन गुणांक की गणना कैसे की जाती है? तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की गणना की जाती है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, तो ये प्रश्न जब देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार तो आपका हो जाएगा प्रमाप विचलन बटे समांतर माध्य। प्रमाप विचलन गुणांक जो होता है तो वो एक सापेक्ष माप होता है। ये कौन सा माप होता है? सापेक्ष माप होता है, जो दो या दो से अधिक श्रेणियों के मध्य में आपस में तुलना या कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो प्रमाप विचलन गुणांक दोस्तों एक सापेक्ष माप होता है, जो दो या दो से अधिक श्रेणियों के मध्य आपस में तुलना या दोस्तों कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन हो जाएगा, अर्थात प्रमाप विचलन बटे में समांतर माध्य के आधार पर गणना कर ली जाएगी। ये एक सापेक्ष होता है तो अर्थात प्रमाप विचलन जो होता है वो तुलनात्मक आपका होता है। कैसा होता है? आपका तुलनात्मक अध्ययन होता है, जिसमें कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है, तुलना करने की बात आ जाएगी। यदि प्रमाप विचलन 8 है और समांतर माध्य 6, तो विचरण गुणांक कितना होगा? विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू में आप 100 करोगे, तो यहाँ पर देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, समांतर माध्य 6 है, इंटू में आप 100 करोगे तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 4/3 इंटू में अगर 100 करोगे तो आ जाएगा 400 में भाग देंगे 3 का तो 133.33, इस प्रकार से 133.33 आपके सामने आ जाएगा। तो 133.33% आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। विचरण गुणांक भी दोस्तों क्या होता है? विचरण गुणांक जो होता है ना आपका वो अपकिरण का, ये अपकिरण डिस्पर्जन का अपकिरण का एक कैसा माप है? सापेक्ष माप होता है। ये अपकिरण का सापेक्ष माप होता है। विचरण गुणांक अपकिरण का एक सापेक्ष माप होता है। विचरण गुणांक मैंने कहा विचरण गुणांक जो होता है वो अपकिरण का एक सापेक्ष माप होता है, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात आती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात आती है। तो ये अपकिरण का दोस्तों एक सापेक्ष माप होता है, अपकिरण का एक सापेक्ष माप माना जाता है। इसको अपन अपकिरण का एक सापेक्ष माप कहा जाता है। ये अपकिरण का एक सापेक्ष माप अपना कहलाता है। आगे ओके, मैंने कहा श्रेणी में ऊंचा विचरण गुणांक होने पर, श्रेणी में ऊंचा विचरण गुणांक होने पर, श्रेणी में ऊंचा विचरण गुणांक होने पर श्रेणी स्थिर एवं संगत होती है, अस्थिर एवं असंगत होती है, स्थिर व असंगत होती है, या अस्थिर और असंगत होती है मित्रों। तो ये कहा जाए कि अगर मान लो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर ऊंचा है मित्रों, बड़ा प्यारा मित्रों, अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर आपका ऊंचा है
तो वो श्रेणी कैसी श्रेणी होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वो श्रेणी कैसी होती है। तो भी तो आप जानते हो जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट और वेरिएंस ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कोएफिशिएंट और वेरिएंस ज़्यादा होगा उतनी श्रेणी में अस्थिरता ज़्यादा होगी, यानी वो असंगत मानी जाएगी। ओके, अर्थात दोस्तों वो अस्थिर होगी, वो असंगत होगी, अर्थात अनसस्टेनेबल या इनकंसिस्टेंस होगी, अस्थिर होगी दोस्तों, या असंगत श्रेणी मानी जाएगी। तो कहा जाता है कि विचलन गुणांक दोस्तों जितना ज़्यादा होता है, विचलन गुणांक का मान दोस्तों अगर बात जितना ज़्यादा होगा तो अपन कह सकते हैं कि जिस समंग श्रेणी का विचलन गुणांक अधिक होता है उसमें विचलन, अर्थात वह अस्थिर और विचरणशील होती है। ओके, वो अस्थिर होती है और कैसे होती है, विचरणशील होती है, अस्थिर होती है और विचरणशील होती है, अर्थात डगमगाती रहती है, उसका कोई अता पता नहीं हो। अस्थिर होती है, विचरणशील होती है मित्रों, विचरणशील मानी जाती है। लेकिन दोस्तों जब विचरण गुणांक का मान कम होता है तो वो अधिक स्थिर होते हैं। अगर विचरण गुणांक की मैं बात करूँ, ये विचरण गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। ओके, जिसको अपन निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, इस प्रकार से निकाल। तो अगर ये दोस्तों विचरण गुणांक का मान अगर कम है, अगर विचरण गुणांक का मान कम होता है तो वो श्रेणी क्या होती है, अधिक स्थिर होती है। वो श्रेणी क्या होती है, अधिक स्थिर होती है, अर्थात उसमें विचरणशीलता कम होती है, अर्थात वो एक रूप होती है, उसमें ज़्यादा कोई नाटक नहीं होता। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मान अगर कम है तो दोस्तों श्रेणी अधिक स्थिर होती है, वो एक रूप होती है, वो सहजाती होती है, अर्थात सहजाती होती है, यानी होमोजेनियस होती है, सहजाती होती है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं होती, या वो संगत होती है, संगत मतलब कंसिस्टेंस होती है। तो ये कब होता है दोस्तों, जब श्रेणी का विचरण गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है। जब श्रेणी के विचरण गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है, तो अपन कहते हैं अधिक स्थिर होती है, एक रूप होती है, सहजातीय होती है और संगत होती है। कब? जब विचरण गुणांक का मान क्या होता है, कम होता है। जब विचरण गुणांक का मान कम होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, इस प्रकार है। तो ऊंचा विचरण गुणांक जो होता है वो अधिक अस्थिर होता है, वो असंगत होता है और विचरणशीलता की बात वो करता है। ओके, तो दोनों बात ध्यान रखना मित्रों, ये बात हमेशा प्रश्न में बनती है और समझ में आपको आनी चाहिए मित्रों, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना जरूरी है। बताओ मित्रों समझ में आ रहा है नहीं रहा? तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जरूरी है दोस्तों। तुम्हारा टेस्ट है ना, कल से दिन में 3 बार चलेगा और दोस्तों मैं तुम्हारा सामने 100 बार रिवीजन कराऊंगा एक टेस्ट के माध्यम से। अब टेस्ट के माध्यम से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी दोस्तों, तुमसे गलतियां होगी, उन गलतियों को सुधारोगे, फिर आप रिवीजन करोगे। बस दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे को कॉल या मैसेज मत किया दोस्तों, मेरे को कॉल या मैसेज से सख्त नफरत होने लगी है दोस्तों, इसलिए मेरा स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होने लग गया है। आप लोग कम मैसेज कम कॉल करो, मैं बिना कहे तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ और करता रहूँगा, जिसकी कल्पना ना तो कभी किसी ने की होगी ना करेगा। मैं बाई लैंग्वेज भी ला रहा हूँ, अभी तो आप देखते हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तो तुम्हारे लिए एक बुक तैयार कर रहा हूँ दोस्तों, बुक भी आ रही खतरनाक वाली। ओके, अगला सचिन तेंदुलकर की 10 पारियों के रनों का विचरण गुणांक 56 और कामली की 10 पारियों का विचरण गुणांक 68 है। कौन अधिक विश्वसनीय बल्लेबाज है? भाई कौन सा बल्लेबाज सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सा भी। ओके, तो देखो सबसे ज्यादा विश्वसनीय कौन सा है, जिसका विचरण गुणांक मान कम है। भाई जिसका विचरण गुणांक मान कम होगा वो ओके, जिसका विचरण गुणांक देखो, जिसका विचरण गुणांक मान कम होगा, जिसका विचरण गुणांक मान कम होगा वो दोस्तों अधिक स्थिर होगा, कम विचरणशील होगा, संगत होगा, सहजाती होगा। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का विचरण गुणांक मान क्या है, कम है। तो क्या आगे? ओके, तो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ कि कब कब टेस्ट होगा। तो जिसका विचरण गुणांक मान कम होगा ओके, वो अधिक अस्थिर होता है। तो यहाँ पर इसका विचरण गुणांक मान कम है, तो जिसका विचरण गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मान जिसका कम होगा वो अधिक स्थिर होगा, संगत होगा, कम विचरणशील होगा, सहजाती होगा, एक रूप होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखने का आवश्यक है। और जिस पर और जो सहजाती होता है, एक रूप वाला होता है, उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, उस पर लोग ज़्यादा विश्वास वहाँ पर किए जाते हैं। तो वहाँ पर लोगों का विश्वास क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, तो इसको लेकर आपको अच्छे माइंड में सेट आगे
ओके, सॉरी आगे। यदि समांतर माध्यिका और बहुलक तब धनात्मक विषमता कब होती है? आगे धनात्मक विषमता कब होती है? देखो तो अपन विषमता की बात करते हैं, विषमता को लेकर समझते हैं। विषमता, स्कीवनेस, हालांकि स्कीवनेस का टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोस्तों कई बार पूछ सकता है कि यहाँ पर धनात्मक विषमता कब होती है? जब समांतर माध्य का मान क्या होता है? बड़ा होता है मित्रों के माध्यिका से, और माध्यिका का मान बड़ा होता है। ये आपका धनात्मक है। ये आपका हो जाता है सममित श्रेणी में, ये आता है सममित श्रेणी में। तो सममित श्रेणी, सिस्टमेटिकल श्रेणी की बात है। जब श्रेणी सममित है तो सममित श्रेणी के अंतर्गत तो तीनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। सममित श्रेणी में तीनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। सममित श्रेणी में तीनों का मान बराबर होता है। जबकि असममित श्रेणी की बात अगर करें तो ये आपका धनात्मक होता है। इसको अपन धनात्मक असममित श्रेणी कहते हैं। ये अपना धनात्मक असममित श्रेणी का पार्ट माना जाता है। इसको धनात्मक असममित श्रेणी कहा, धनात्मक असममित श्रेणी कहा जाता है। जबकि अगर समांतर माध्य का मान छोटा है माध्यिका के मान से, और माध्यिका का मान छोटा है बहुलक के मान से, तो इसको अपन बोलेंगे ऋणात्मक असममित। ये कहलाएगा अपना ऋणात्मक असममित श्रेणी कहलाएगी। इसको अपन ऋणात्मक असममित श्रेणी कहा जाएगा। ये ऋणात्मक असममित श्रेणी का पार्ट यहाँ पर माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऋणात्मक असममित श्रेणी का भाग इसे कहेंगे। ओके, आगे विषमता की अनुपस्थिति होने पर, विषमता की अनुपस्थिति होने पर, भाई विषमता की अनुपस्थिति है मतलब स्कीवनेस की अनुपस्थिति होने पर क्या होता है? तो विषमता की अनुपस्थिति होने पर आप जानते हो तीनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात विषमता की अनुपस्थिति होने पर केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मान बराबर होते हैं। क्योंकि विषमता की अनुपस्थिति कब होती है? जब श्रेणी कैसी होती है? सममित श्रेणी होती है, सिस्टमेटिकल श्रेणी होती है। तो सिस्टमेटिकल श्रेणी में ऐसा मान आपको देखने को मिलेगा। समांतर माध्य 48 और माध्यिका 49 है। तो जो समांतर माध्य का मान जो छोटा है माध्यिका के मान से, तो समांतर माध्य का मान माध्यिका के मान से छोटा है, समांतर माध्य का मान माध्यिका के मान से छोटा है, तो वो श्रेणी ऋणात्मक श्रेणी कहलाती है। अतः ऋणात्मक असममित श्रेणी होती है। क्योंकि ऋणात्मक असममित श्रेणी में समांतर माध्य माध्यिका से छोटा होता है और बहुलक माध्यिका से छोटा होता है मित्रों। तो बहुलक जो माध्यिका बहुलक से छोटी होती है। जबकि धनात्मक क्या होता है? समांतर माध्य बड़ा होता है माध्यिका से और माध्यिका बड़ी होती है आपके बहुलक से। शून्य श्रेणी कब होती है? जब समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं, वो शून्य मानी जाती है। अगला मैंने कहा कि प्रमाप विचलन आपको गणना करनी, प्रमाप विचलन की गणना आपको यहाँ पर करनी है कि प्रमाप विचलन का मान कैसे। आप सभी जानते हो मित्रों प्रमाप विचलन की गणना कैसे की जाती है? सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर तो आपका 1000 है, लेकिन एन आपको नहीं दे रखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो ये आपके सामने 6 है, सिग्मा एक्स 60 है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों एन की वैल्यू 60/6, तो एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ पर 10 लिखूंगा 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रमाप विचलन का मान कितना जाएगा? आपका 10 आपके सामने आ जाएगा। प्रमाप विचलन का मान 10 आपके सामने आ जाएगा। बुक में इसका आंसर गलत होगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर कितना 10 आ जाएगा। तो बुक में अगर सी दे रखा तो गलत है दोस्तों, आंसर क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपके सामने कितना 10 से आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न विचरण गुणांक। यहाँ पर विचरण गुणांक तो देखो आप जानते हो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दोस्तों एक सापेक्ष माप होता है जो आपस में तुलना करने के लिए काम में लिया जाता है। विचरण गुणांक दोस्तों एक सापेक्ष माप होता है जो आपस में कंपेयर करने के लिए काम में लिया जाता है। ओके, और ये बात मैं पहले कह दिया कि विचरण गुणांक का मान अगर अधिक है, विचरण गुणांक का मान अगर अधिक है तो वो श्रेणी अस्थिर श्रेणी मानी जाती है। वो श्रेणी विचरणशील श्रेणी मानी जाती है, उसमें विचरणशीलता की बात आती है। वो श्रेणी दोस्तों असहजातीय मानी जाती है, असहजातीय मानी जाती है। ओके, यानी समरूप नहीं होती। वो श्रेणी असंगत मानी जाती है अगर दोस्तों विचरण गुणांक का मान अधिक है। अगर विचरण गुणांक का मान अधिक है दोस्तों तो वो श्रेणी एक तो अस्थिर होती है, विचरणशील होती है, असहजाती होती है, असंगत होती है। लेकिन अगर दोस्तों विचरण गुणांक का मान अगर कम आता है, मतलब कम है किसी तो वो अधिक एक तो स्थिर होती है,
और जो श्रेणी जितनी ज़्यादा स्थिर होगी वो श्रेणी विश्वसनीय होती है। वो श्रेणी कहते हैं विश्वसनीय होती है, वो मान विश्वसनीय होता है, वो आपकी समरूप होती है। ओके, वो आपकी संगत होती है, वो आपकी संगत होती है। तो इस प्रकार से आपको ये भी समझना है कि विचलन गुणांक का उपयोग दोस्तों दो या दो से अधिक श्रेणियों के मध्य आपस में तुलना करने के लिए किया जाता है, अर्थात उनमें आपस में कंपेयर करने के लिए काम है। तो अगर विचलन गुणांक का मान कम आता है तो अधिक स्थिर मानी जाती है, उसमें विश्वसनीयता ज़्यादा होती है, समरूपता ज़्यादा होती है और वो संगत होती है, रेलेवेंस ज़्यादा मानी जाती है। आगे मैंने कहा विचलन गुणांक आपका 58 है, प्रमाप विचलन आपका 21.2 है। तो समांतर माध्य की गणना आपको करनी है कि समांतर माध्य का मान कितना आएगा, ये प्रश्न आपको पूछा जाए। ओके, बताइए कितना आना बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सॉरी यहाँ पर देखो, आप जानते हो कि विचलन गुणांक का सूत्र था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन आ जाएगा मीन इनटू में आप करोगे 100। ये आपका 58 दे रखा है, प्रमाप विचलन का 21.2 दे रखा है मित्रों। ये समांतर माध्य की बात करें इनटू में 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा 100 तो आप 28 देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, तो आ गया, चलो 100 भी रख लो। तो 21.2 इंटू में अगर आप 100 करते हो, बट्टा में 58 करते हो, तो 21.2 इंटू में अगर आप 100 करते हो और उसके बाद बट्टे में 58 करते हो मित्रों, तो ये आ जाएगा दोस्तों कितना, 36 पॉइंट आ जाएगा 55। तो 36.55 कहीं पर आंसर आ रहा है दोस्तों। तो 36.55 कहीं पर भी आंसर अगर आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, प्रमाप विचलन निकालने का सूत्र आपके प्रमाप विचलन की गणना की जाती है। तो आप जानते हो प्रमाप विचलन की गणना समांतर माध्य के आधार पर की जाती है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के सर्वश्रेष्ठ माप के आधार पर की जाती है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे बेस्ट माप होता है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य की गणना केंद्रीय प्रवृत्ति के सबसे बेस्ट माध्य से की जाती है। इसीलिए दोस्तों अपकिरण का सबसे बेस्ट माप कौन सा माना जाता है, प्रमाप विचलन माना जाता है। तो प्रमाप विचलन को अपकिरण का सबसे बेस्ट माप इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रमाप विचलन की गणना केंद्रीय प्रवृत्ति के सर्वश्रेष्ठ माप के आधार पर की जाती है। आगे प्रमाप विचलन अपकिरण की, अब प्रमाप विचलन जो होता है तो अपकिरण का कौन सा माप है दोस्तों, निरपेक्ष माप है। निरपेक्ष माप है क्यों, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की किसी से कोई तुलना नहीं की जाती। हाँ, अगर प्रमाप विचलन गुणांक की बात आती कि भाई प्रमाप विचलन गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात अगर की जाती तो प्रमाप विचलन गुणांक दोस्तों अपकिरण का कौन सा माप है, एक सापेक्ष माप है। ये अपकिरण का एक सापेक्ष माप है। तो प्रमाप विचलन गुणांक जो है तो वो अपकिरण का एक सापेक्ष माप माना जाता है। आगे कौन सा कथन सत्य है, आपको सत्य कथन की बात करें कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। देखो वेरियांस जो होता है कौन सा कथन सत्य है, वेरियांस जो होता है ना, वेरियांस जो होता है वो अपकिरण का रूट होता है। तो अपकिरण का रूट होता है वेरियांस होता है। तो अपकिरण का रूट होता है आपका वेरियांस। तो दोस्तों यहाँ और प्रसरण जो होता है वो उसका स्क्वायर होता है। ये आपका हो नहीं सकता, ये आपका हो नहीं सकता। तो आर ओके। तो यहाँ पर बात आती है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन की पहचान करनी कि इनमें से सही कथन कौन सा है, ट्रू कथन कौन सा है। आपको सत्य कथन की पहचान करनी कि सत्य कथन कौन सा है। तो बताइए तो यहाँ पर 35वें में सत्य कथन कौन सा है। तो प्रसरण जो होता है प्रसरण वो आपका प्रमाप विचलन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। और आपका जो प्रमाप विचलन होता है ना वो इस वेरियांस का क्या होता है, रूट होता है। तो ओके, ये बात आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो एक तो प्रसरण जो होता है वो प्रमाप विचलन का स्क्वायर होता है और आपका जो प्रमाप विचलन होता है वो वेरियांस या प्रसरण का रूट होता है। ओके, तो बी आंसर ज़्यादा सही। आगे आपूर्ण, ओके, आप या पूर्ण एक घूर्ण है, मतलब आघूर्ण। आघूर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, घुमाव उत्पन्न करना, आगे की ओर झुकना, नीचे झुकना। इसको मोमेंट्स बोलते हैं, मूवमेंट्स। कि मोमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो मोमेंट्स का मतलब होता है घुमाव उत्पन्न करना। मूवमेंट जो होता है वो घुमाव उत्पन्न करने का कार्य करता है। मूवमेंट जो होता है वो घुमाव तो मूवमेंट जो होता है घुमाव उत्पन्न करने का कार्य करता है। ओके, आगे आवर्ती वितरण के परिघातों की संख्या होती है। तो आवर्ती वितरण में परिघातों की संख्या जनरली कितनी, 4 होती है, जिसमें प्रथम परिघात दोस्तों
प्रथम परिघात का मान हमेशा, एक होता है आपका प्रथम परिघात यानी फर्स्ट मूवमेंट जिसको कहते हैं, जिसका मान हमेशा शून्य होता है। दूसरा होता है, एक होता है द्वितीय परिघात, एक होता है द्वितीय परिघात। सेकंड मूवमेंट दोस्तों, सेकंड मूवमेंट जो होता है वो आपके प्रसरण के बराबर होता है, अर्थात वेरियांस के बराबर होता है, अर्थात वेरियांस के बराबर होता है, अर्थात स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। ओके, आपका जो तीसरा परिघात होता है, तृतीय परिघात जो होता है वो मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तृतीय परिघात हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। एक होता है चतुर्थ परिघात। तो ये बात भी आपको ध्यान में दोस्तों आपको याद में रखने की आवश्यकता है। ओके, तो मेरी बात को सुनना और समझना कि आवर्ती वितरण की बात करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के परिघातों की बात आ रही है, यानी मोमेंट्स की बात आ रही है कि इनकी संख्या 4 होती है। जो पहला परिघात होता है, पहले परिघात का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। दूसरे परिघात का मान क्या होता है, प्रसरण होता है, वेरियांस होता है मित्रों के। जबकि तीसरे परिघात का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। जबकि चौथे परिघात का जो मान होता है, चौथा परिघात जो होता है वो आपका अलग होता है। तो यहाँ पर 4 आपका आंसर आ जाएगा। अगले मैंने कहा केंद्रीय परिघात की गणना की जाती है। केंद्रीय परिघात, सेंट्रल टेंडेंसी की गणना किस आधार पर की जाती है? केंद्रीय परिघात की गणना हमेशा समांतर माध्य के आधार पर की जाती है, यानी केंद्रीय परिघात की गणना समांतर माध्य के आधार पर की जाती है। केंद्रीय ओके, यानी माध्य के आधार पर ज्ञात की जाती है केंद्रीय परिघात की गणना। कई बार बता चुका हूं। प्रथम परिघात का मान कैसा होता है? तो प्रथम परिघात का मान अभी बताया दोस्तों कैसा होता है, शून्य होता है। पहले परिघात का मान क्या होता है, शून्य होता है। और दूसरे परिघात का जो मान होता है वो किसके प्रसरण के बराबर होता है, वेरियांस के बराबर होता है। यानी दूसरे परिघात का मान क्या होता है, वेरियांस के बराबर होता है, प्रसरण के बराबर होता है। तो दूसरा परिघात आपका वेरियांस या प्रसरण के बराबर माना जाता है। ओके, तो ये था दोस्तों आपका टेस्ट नंबर 15 नंबर का टेस्ट था दोस्तों, जिसके 2 भाग थे, एक सुबह पढ़ाया था, एक अभी पढ़ाया था। बताइए मित्रों आप सभी को समझ में आया नहीं आया? तो सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट मित्रों, बाय डॉक्टर मुकेश पंचुली। आप सभी को दोस्तों अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ रही है। और मैं आपको इतने सारे टेस्ट लूँगा, उन टेस्ट के सॉल्यूशन के माध्यम से आपको फुल्ली रिवाइज आपको करा दूंगा। एक तो दोस्तों आप लोग डरा मत करो, आप डरते हो बहुत हो दोस्तों। और कॉमन सेंस की बात है, कम से कम कॉल या मैसेज क्या करो दोस्तों, और चुपचाप बैठकर पढ़ते रहा करो, क्योंकि तुम्हारे आलतू फालतू क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जिनका जवाब देने के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होता। ओके, तो दोस्तों आज के लिए अपन इतना रखते हैं। मिलते हैं दोस्तों अभी आधे घंटे के छोटे से ब्रेक के बाद 11:45 पर तुम्हारी वापस से कक्षा होगी। आप लोगों का रात को अभी 9 बजे एक टेस्ट हुआ था राजस्थान की आर्थिक समीक्षा को लेकर, और मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न आपसे पूछे थे, उनका डिटेल सॉल्यूशन अभी कराएंगे अपन। कब? थोड़ी देर के बाद, अपन ब्रेक के बाद कराते हैं 11:45। ओके, थैंक यू मित्रों, टेक केयर मित्रों, बाय बाय।